हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, खंड खा और खंड का सॉल्व कर रहे हैं, और खा मतलब केमिस्ट्री हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आकर आप दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें विकल्प जो सही हो जाएगा बेटा तीसरा, आभासी, सीधा, छोटा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इसका जवाब भी देख लो बेटा। मान देखो, अवतल लेंस जो होता है हमारा ऐसा बना होता है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है यहाँ रखी हुई है और ये प्रकाश से किरण जाती है और ये ऐसे दूर हट जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश से किरण आ रही है बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे सीधे निकल जाती है। लेकिन देखो कहीं पर भी आके क्या मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पीछे हटाते हैं, बैक करते हैं इस वाली किरण को। जब बैक करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है सीधा। कैसा है बेटा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। कैसा बनता है, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो खैर हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको अगर हम ऐसे पढ़ेंगे ना, इसको अनसॉल्व पेपर के ऊपर, तो बहुत सारा समय खराब होगा और ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। इसको हमने कॉपी पे लिख रखा है, वहाँ से देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है बेटा। तो हम कॉपी पे देखते हैं इसका, ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा। तो कॉपी पे इस पे सोल्यूशन लिखा तो है, ये है। तो बेटा यहाँ पे ना जो ऑब्जेक्टिव जो है गलत लिख गया है, यहाँ पर छोटा होना चाहिए। क्यों चाहिए छोटा, अब से हो गया। देखो आभासी उल्टा, नहीं ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये छोटा होना चाहिए, छोटा तीसरा वाला। तो आभासी, सीधा और छोटा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा तीसरा। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना से आगे क्या होगा आंसर बेटा, और रेटिना से आगे नहीं बेटा, इसमें आना चाहिए आपका रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है बेटा, रेटिना से पीछे, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो बेटा दूरदृष्टि दोष में हमारी आइज होती है, ये आई लेंस होता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पीछे पीछे ऐसे ये बन जाता है प्रतिबिंब, रेटिना से पीछे बनता है इसमें। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेटिना से पीछे, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। फिर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिखा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ठीक है बेटा। तो इसका हो जाएगा आपका 4:1। क्या हो जाएगा, 4:1। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है बेटा, ठीक है। इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कौन सा माध्यम अधिक सघन है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सघन माध्यम है। तो बेटा माध्यम ए जो है वो सघन माध्यम है, ठीक है। माध्यम ए है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें स्नेल लॉ, ठीक बेटा।
तो बेटा मन में बात ये आती है हमने माध्यम पहचाना कैसे कि माध्यम ए सघन है। तो पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना है जरा। तो चित्र ऐसे दिया हुआ है, ये नॉर्मल है, ये माध्यम ए दिया है, माध्यम बी दिया है। प्रकाश की किरण ये आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 अंश, ठीक। और प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे आनी चाहिए और ऐसे ही वो आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर 60 अंश के एंगल से आ रही थी, ठीक है बेटा। लेकिन ये 45 के एंगल से बाहर निकल रही है, तो ये 45 अंश है और यू भी 45 अंश है, ठीक है। तो ये 60 एंगल से आ रही थी और इसको इसी एंगल से बाहर जाना चाहिए था, ठीक है बेटा। लेकिन इसने क्या काम किया, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल से 60 अंश का कोण नहीं बना रही है बेटा। देखो यहाँ सॉरी, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि बेटा इसको ऐसे समझो। देखो देखो यहाँ पर ये नॉर्मल से 30 अंश के एंगल पे आ रही है, कितने 30 अंश के एंगल पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल से देखते हैं तो यहाँ पर 45 एंगल से निकल रही है, मतलब ये नॉर्मल से दूर हट रही है। कैसा हो रही है बेटा, नॉर्मल से दूर हट रही है, अर्थात जब दूर हटती है तो ये हो जाता है विरल। कैसे हो जाता है बेटा, ये विरल माध्यम, और ये हो जाएगा सघन माध्यम। इसलिए माध्यम एक ऐसा होगा, सघन माध्यम होगा। अब बेटा हमें क्या निकालना है इसमें, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं स्नेल के नियम से 1 और 2, मतलब 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। क्या निकालना है हमारे लिए, देखो फिर पढ़ लेते हैं। ए के सापेक्ष बी का निकालना है, तो ए को मान लो 1 मान लो माध्यम, बी को 2 माध्यम मान लो, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है ना, उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ एन के सापेक्ष में यहाँ लिखते हैं जैसे हम लिखेंगे ए एन वी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है बेटा। तो बेटा आई फॉर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू तो 30 है, इसकी कितनी है बेटा, इसकी है 45, ठीक है। तो 1 और 2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा अपना 1/√2। समझ में आया, ये आंसर आ जाएगा, देख लेना इसको जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति की क्षमता क्या होगी। तो बेटा गिवन है, देखो u इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, v इक्वल टू माइनस के 80 सेंटीमीटर और f इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन मैंने इसको दे दिया है आपके लिए। तो यहाँ पे f इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस का 80 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी आ गई इसकी, ठीक है। अब हमें p फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो हमने क्या काम किया, सेंटीमीटर में है तो 100/f, p इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, p इक्वल टू 100/f, यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस का 80 था, तो यहाँ माइनस का चला देंगे, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ये समझ में आया। अब है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बेटा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं हम लोगों के लिए। ये वायुमंडलीय परावर्तन क्या होता है बेटा, ध्यान समझेंगे बेटा, ठीक है। ये थ्योरी तुम लोग पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ तुम लोग अच्छे से, ठीक है भैया, पढ़ भी देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण स्टार से आने वाली प्रकाश की किरणें लगातार परिवर्तित होती रहती हैं।
अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाला स्टारलाइट की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बेटा ये डायग्राम तो चाहो तो बना सकते हो। देखो बेटा ऐसा है, ये वायुमंडल की परतें हैं। ये क्या है? वायुमंडल की परतें हैं। और यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है सन से, तो बेटा देखो ये परावर्तित होती हुई आ रही है ऐसे, ठीक है। परावर्तित नहीं, अपवर्तित होती हुई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, व्यक्ति देख रहा है, उसको लग रहा है कि तारा यहाँ पर वर्चुअल इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। तो उसे टिमटिमाते हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर दे रखा है, u इक्वल टू -30 और लेंथ ऑफ इमेज इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारे लिए v फाइंड आउट करना है, स्थिति आकार, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला होता है 1/b + 1/u इक्वल टू 1/f से, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा। देखो इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आता है v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी होगी बेटा? जब माइनस का आया है तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है। इमेज रियल होगी मतलब वास्तविक होगी, और जो वस्तु की ओर बनेगी, ऑब्जेक्ट की ओर बनेगी। लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं m इक्वल टू होता है LI/LO, मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u, ठीक है बेटा। तो हमारी जो m इक्वल टू, देखो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 इक्वल टू b/u। तो b की वैल्यू कितनी आई है बेटा? -30, ठीक है। और u की वैल्यू -30 दे रखी है। तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो देख लेना इसको अच्छे से। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये लिखा है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो थोड़ा सा शुरू में क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया बेटा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अनसॉल्व से लिखा हुआ है कि क्या, हाँ गया क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटा। स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है? तो देखते हैं बेटा, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या बट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे डायग्राम में भी आपके लिए शो किया गया है, और इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इन सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो इनका अपवर्तन होता है। ये प्रिज्म के आधार की ओर अलग अलग कोण से झुक जाते हैं, जिस कारण श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सही लिखा है बेटा, बिल्कुल ठीक है। फिर देखते हैं किसी जो बेटा क्वेश्चन जो है अपना अब स्टार्ट है इसका खा वाला क्वेश्चन बेटा स्टार्ट है। तो खा वाले में 2 दिए हुए हैं, लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट बेटा, ठीक है। ये हमने नीचे सॉल्व कर दिया है, फिलहाल अभी देखेंगे ये वाला। वो वाला भी सॉल्व किया गया, छोड़ा नहीं गया है। अथवा वाला पहले देख लेते हैं। तो बेटा ये है खा वाला। किसी चालक के प्रतिरोध से आपकी क्या तात्पर्य है? चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। तो हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक का वह गुण है जो कि विद्युत धारा का बहने का विरोध करता है, ठीक है बेटा। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, कि लंबाई ज़्यादा होगी तो चालक का प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। इसमें निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपको लिखा है, देख लेना। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं अपना अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि बेटा देखो 60 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट
के दो बल्ब हैं जो कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े गए हैं और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों बल्बों में प्रवाहित होने वाली धाराओं की मानों की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो दोनों बल्बों में धाराओं की मान, एक बात बता दें, हम श्रेणी क्रम में अगर कोई भी चीज़ लगी होती है तो उन दोनों में धाराएं जो होंगी कैसी होंगी, समान बहेंगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे I1 और I2 कैसी होंगी, ये समान होगी। मतलब हमारे लिए यहाँ पर I फाइंड आउट करना है, अर्थात I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। तो बेटा हम लोगों के लिए दे रखा है P इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 वाट, और B1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो और यहाँ पर देखो ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के आई याद करनी है, लेकिन आई हम तब तक याद नहीं कर पाएंगे बेटा जब तक हम उसके प्रतिरोध नहीं निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं बेटा। हम जानते हैं फॉर्मूला तो होता है P इक्वल टू बी आई, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू बी और आई की वैल्यू लिख सकते हैं B अपॉन आर। तो बेटा P इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन पी, या R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1। तो R1 इक्वल टू बेटा हमने क्या काम कर दिया यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे हमने बी की वैल्यू रख दी 220 इंटू 220 अपॉन P1 की वैल्यू 60, एक कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया 806.66। ठीक है, एक प्रतिरोध हमारे लिए ज्ञात हो गया। दूसरा भी बेटा हमने ये फॉर्मूला लगाया है तो हमने कैलकुलेशन की है, देखो तो आंसर आया है 484 ओम। हमारे प्रतिरोध R1 R2 ज्ञात हो गए, लेकिन यही कैसे, श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं और श्रेणी क्रम में धारा तो समान बहती है, तो इसको फिलहाल टोटल प्रतिरोध निकाल लिया हमने। तुल्य प्रतिरोध इसका आ गया 1290.66। अब हम धारा निकाल लेंगे B इक्वल टू आई आर से, तो I इक्वल टू बी एन अपॉन आर हमने वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की है तो आया है 1.70 एम्पियर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अनसॉल्व पेपर में दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है। क्या है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम भी लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा प्रयोग देखिएगा, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हमने क्या काम किया है, इसे हम फैराडे के प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। तो फैराडे का सेकंड प्रयोग ये लिखा हुआ है। तो फैराडे ने क्या काम किया, एक कुंडली ली बेटा और उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया है। दूसरी कुंडली ली है, उसमें एक क्या लगाया है, ये एक बैटरी लगाया है। और बैटरी लगाने के बाद इन्होंने जैसे ही इसमें कुंजी लगाई है, जैसे यहाँ कुंजी लगाई है तुरंत गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, गैल्वेनोमीटर की सुई हिल जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गैल्वेनोमीटर के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिससे कि धारा प्रवाहित हुई। और फिर ये कुंजी को निकालते हैं, फिर से ऐसे देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, तो देखो हमने ये लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर लिखा है बेटा, देखो फैराडे ने इस प्रयोग में 50 से 100 फेरों वाली दो कुंडली ली और इन्हें एक स्थान पर फिक्स कर दिया। कॉइल 1 में बैटरी और कॉइल लगा दी और कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है बेटा, देखो कॉइल 1 में हमने क्या लगाई, बैटरी लगाई है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, जब इन्होंने कॉइल 1 में कुंजी लगाई तो कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर की उसी विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है बेटा, मतलब सुई मतलब हिली। और फिर इन्होंने जब कुंडली 2 में लगे कुंजी को हटाया तो फिर कॉइल 2 में विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है, अर्थात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही कोई भी करंट फ्लो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि हम धारा की दिशा को निर्धारित कैसे करेंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल से हम धारा की दिशा को हम बता सकते हैं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे इस नियम के अनुसार, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि उसके पास वाली उंगली मध्यमा उंगली एक
लिखा है, दो फिर से पढ़ देते हैं बेटा। यदि दाएं यदि यदि दाएं यदि दाएं हाथ होना चाहिए, ठीक है बेटा, हाथ लिख लेना आप। यदि दाएं हाथ के अंगूठे यदि दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली तर्जनी उंगली और उसके पास वाली मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं, लेकिन इस प्रकार होना चाहिए बेटा, एक प्रकार नहीं, को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। तो यदि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताए, ठीक है, और अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बता देती है। ठीक है बेटा, ये तो पूछा क्या धारा की दिशा को बताने वाला, बताइए एक। ठीक है, तो ये बेटा आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बेटा तो राइटिंग में तो मैं अंतर दिख ही रहा होगा। तो ये दरअसल ये मेरी राइटिंग है और इसमें कुछ स्टूडेंट की राइटिंग भी है। ये वाली मेरी राइटिंग है जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा है ये, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है और यहाँ पे हमारे लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक फाइंड आउट करना है बेटा। फिर देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे सॉल्व हम, ठीक है। तो 4 अंक का खाली व्यंजक है। तो बेटा देखेंगे जब हमने क्या काम किया है, इन तीनों प्रतिरोधों को बेटा समांतर क्रम में जोड़ा है, तो हम देखेंगे तीनों में धाराएं बेटा अलग अलग प्रवाहित होंगी, ठीक है, लेकिन तीनों का वोल्टेज क्या होगा, तीनों का वोल्टेज समान होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब तीनों में धाराएं अलग अलग हैं तो हम लिख सकते हैं टोटल आई कहाँ जब बट रही है, 3 जगह बट रही है, I1 I2 I3 पे। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन R। तो B अपॉन R इक्वल टू B अपॉन R1 और ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतना सा फॉर्मूला, ये 4 अंक का है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट पे लिखा है, निम्नलिखित में बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। बेटा ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमारे लिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है हम लोग, बहुत सरल सवाल है बेटा। देखो ये और ये दे रखा है, अब ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले बी सी के बीच देखते हैं। बेटा ये देखो ये और ये सभी समांतर क्रम में हैं, तो इनको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। फिर हम इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखो कैसे आ गया, ये श्रेणी क्रम में आ गया, इनको ऐड कर देंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1.2, क्या सकते हैं 1.2, ठीक है। अब क्या करना है, सभी ये कैसे हो गए बेटा, सभी ये हो गए अपने सभी हो गए श्रेणी क्रम में, ठीक है बेटा। अब दूसरी ऐड कर देंगे 6.7 ओम, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।